पूरे देश में आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। खासकर सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी में सब कैटेगरी को लेकर जो फैसला दिया, उससे भी बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। इतना विरोध क्यों? भारत बंद आप लोगों ने करवाया, उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज हुआ, प्रदर्शन हुए। देखिए, विरोध जो है वो समाज के अंदर है। और क्योंकि हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो समाज की भावनाओं को समझना और उन भावनाओं के साथ खड़ा होना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी। भारत बंद हम लोगों ने कराया क्योंकि समाज में इस बात का गुस्सा था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट में नहीं हो सकती। ये पहले भी 2-3 बार प्रयास किया गया। इसके पीछे सबसे बड़ी सवाल है नीयत की। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनमें से एक आदमी ने भी शेड्यूल कास्ट की ज़िंदगी नहीं जी, तो उनको एहसास नहीं कि शेड्यूल कास्ट की ज़िंदगी क्या होती है। मैं इसका आपको एहसास करा के बताता हूँ। अगर एक व्यक्ति जिसने 4th क्लास की जॉब जिसको मिली, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की कि भाई उसको दोबारा नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या उसका इकोनॉमिक स्टेटस कितना बदला? दूसरा, मैं मार्केट की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो एक बार के बाद आप कह रहे हो नहीं देना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप मार्केट में आ जाओ। अब जॉब नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, तो कहीं और उसको वो प्रयास करेगा, तो वो बिजनेस करेगा, कोई दुकान खोलेगा। सोचो, एक मिठाई की दुकान खोली गई है, चाहे वो वाल्मीकि की हो, चाहे वो चमार की हो, चाहे वो पासी की हो, चाहे वो धानुक की हो, या किसी भी जाति की। अगर वो अपना बोर्ड लगा लेगा कि चमार मिष्ठान भंडार या वाल्मीकि मिष्ठान भंडार, तो आपको क्या लगता है मार्केट से कितने लोग उसकी दुकान से सामान खरीदेंगे? जहाँ जिस देश में आज भी छुआछूत और भेदभाव हो, क्लास 1 अफसर से बनने से लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल, तमाम पदों पे जाने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कुर्सियाँ धोई जाती हों, उनको मंदिर में ना प्रवेश करने दिया, तो और तमाम तरह की जो है अपमान का सामना करना पड़ता हो। जहाँ आज भी जो है 5% जो है रेशो हो अंतर जातीय विवाह का, और आज भी ऑनर किलिंग होती हो, आज भी मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे हत्या होती हो, आज भी जो है बारातें रोकी जाती हों, आज भी मटकी छूने पे हत्या होती, जो 1 साल पहले हुई। ऐसे उसमें अगर आप क्लास की बात करके, क्रीमी लेयर की बात करके इस समाज को तोड़ने का प्रयास करोगे, तो फिर इसका विरोध जो है जायज़ हो जाता है। अभी हम लोगों ने एक भारत बंद किया, अभी बहुत कुछ और आगे देश को देखना बाकी है और सरकारों को देखना बाकी है, जो सरकारें इस आरक्षण के खिलाफ हैं। आपने जो भारत बंद किया था, जो खास तौर से लाठीचार्ज हुआ, आपके लोगों पर जो हुआ प्रदर्शन जो किया था, आपने एक ट्वीट भी किया था कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उनसे बदला लिया जाएगा, जवाब उन्हें देना होगा। नहीं देंगे, हम उनसे जवाब मांगेंगे और उनको जवाब देंगे भी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लोकतंत्र जो है वो संख्या बल आधारित है। जिन सरकारों ने या जिन अधिकारियों ने जानबूझ के हमारे लोगों को लाठियों से पीटा, जैसे कि आपने पटना की घटना देखी होगी, पुलिस को पीटना था तो एसडीएम मिल गया तो एसडीएम को लाठी मार दी। यानी कि उनका एक रुख राय ये थी कि हमें इनको पीटना। तो जो अधिकारी चाहे जातिवादी मानसिकता से या पूंजीवादी मानसिकता से या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का मन से विरोधी है, और जिसने लाठीचार्ज किया, चाहे मन से किया हो या सरकार के आदेश पे किया, उस सरकार को भी नहीं हम लोग छोड़ेंगे और अधिकारियों को भी हम लोग किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। हमने आज जो है एससी एसटी हमारी वेलफेयर कमेटी की मीटिंग थी, उसमें हमने अध्यक्ष जी को इस बात का संज्ञान दिलाया है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट तो सब करते हैं, ये लोग पार्लियामेंट कमेटी की बात कर रहे हैं आप? यस, आज मीटिंग थी उसकी फर्स्ट मीटिंग, हाँ। मैं उसी मीटिंग से लौटा हूँ अभी। हमने ये अध्यक्ष जी को बताया कि डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखना, संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन करना, ये हमारा राइट है, और उस पर उस आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह से लाठी, मारपीट और तमाम तरह से जो है कई अधिकारियों ने यूपी में भी और बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर कई अधिकारियों ने सिंघम बन के जो है गरीब दलित पिछड़ों को, दलित आदिवासियों को पीटने का काम किया है, हम इनको भूलेंगे नहीं, और समय बदलने पे हम सूद समेत इनसे हिसाब करेंगे। एससी एसटी में मलाई तबके को हटाने को लेकर इतना विरोध क्यों है आपका? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। मलाई तबका जिसके परिवार में पहले से एक सुप्रीम कोर्ट में जज हो चुका है, जिसके परिवार में चीफ जस्टिस रह चुका है, जैसे वर्तमान के हमारे चीफ जस्टिस हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की शुरुआत वहाँ से की जाए जहाँ से शुरुआत हुई है। अगर कुछ भी हटाना है तो पहले इस देश से जाति व्यवस्था हटाओ। जाति व्यवस्था हटा जाएगी, आरक्षण खुद ही खत्म हो जाएगा। जिनको भी आरक्षण में तकलीफ है, जो लोग, मैं तो चरित्र देख रहा हूँ,
जो लोग लंबे समय से चाहे SC ST का रिजर्वेशन हो या OBC का इसका विरोध करते आए, आज वो हमारे बड़े हमदर्द हो रहे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं इनको ये मिले बोले। तो सवाल ये है, जब आपने 10% आर्थिक आधार पे दिया सामान्य जाति के बच्चों को, बिना जो है आंकड़े जुटाए, बिना जो है जाति का जनगणना कराए, बिना जो है कोई बिना किसी आंकड़ों के ये जानकारी किए बगैर कि उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व कितना है, बिना इस जानकारी के, तो 10% अगर आप क्रीमी इसको जो है ये 50% कैप खत्म हो चुकी है, तो 10% इन जातियों को अगर आप दे दोगे तो क्या चला जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि भाइयों के बीच में भूखे हुए, जो भूखे नंगे भाई हैं, उनमें टुकड़ा फेंक दिया है कि जिसका जो ताकतवर वो उठा लो। तो झगड़ा कराने का प्रयास किया। अगर सुप्रीम कोर्ट वास्तविकता में इनका इतना हितैषी होता तो अलग से 10% जो है आरक्षण की सीमा बढ़ा के 21 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है, हमारी लगातार आबादी बढ़ रही है, तो 10% इनको भी जो है, या इकोनॉमिक EWS जो दिया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो दिया है, उसमें भी 5% कोटा शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को दे सकता था, या फिर अलग से 10% दे। तो हम तो चाहते हैं 10% दे, 15% दे, उन लोगों को हाथ से उठा के लाए। लेकिन जब EWS पे आपकी कलम बहुत तेज़ी से चलती है कि होना चाहिए, तो फिर शेड्यूल कास्ट के हितों के लिए आपकी कलम क्यों नहीं चलती। और सवाल ये, अभी तो आपने एक भारत बंद देखा, लेकिन अभी आप 11 सितंबर को दिल्ली में जो है एक हमारा महाआंदोलन देखना, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो उसके बाद जो है जब सेशन चलेगा तब फिर आप एक हमारा महाआंदोलन देखना। अब हम चुप नहीं बैठने वाले। अब हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है कि 15% में बंटवारा करो या 15% दो। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले कास्ट सेंसस कराओ, जाति का जनगणना कराओ, फिर जाति का जनगणना के आधार पर जिसकी इतनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस फॉर्मूलों को लागू करो। जिनका बैकलॉग जो है लाखों की संख्या में अब तक नहीं भरा है, सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं दिखा, वो बैकलॉग भरो, और निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को संख्या के आधार पर आरक्षण दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी सरकार करेगी क्रीमी लेयर और फैसला जो है लागू नहीं करेगी। तो ये सरकार क्यों नहीं कर रही है ऐसा? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सरकार क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सरकार भी चीज़ों को समझती है। सरकार के पास आंकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कहाँ आंकड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट ने किन आंकड़ों के आधार पर किया? क्या मन में बैठ के मन में कोई कुंठा रख के कोई जो है डिसीजन दिया जाएगा क्या? और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी अगर कुछ भी फैसला आएगा किसी के विरोध में भी, तो वो सवाल जरूर पूछेगा। हम सवाल पूछ रहे हैं सर, मैं तो तब तक जब तक प्राइम मिनिस्टर आकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूँ, और वो भी मुंह से बोलने से नहीं, अध्यादेश ला के जब तक वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे। मैंने फिर आपसे कहा 11 सितंबर को हमारा एक महाप्रोटेस्ट है, और फिर अब आप बताओ ना, अगर स्थितियाँ बदल गई हैं, क्या देश से जातिवाद खत्म हो गया है? तो बताओ कितने मंदिरों में पुजारी शेड्यूल कास्ट के लोग लगाए गए? बताओ मुझे आप, क्यों नहीं लगा रहे हो अगर सब कुछ बदल गया है? कितने जो है क्लास 1 के जो हैं, जो ये जितने हमारे सेक्रेटरी हैं या अंडर सेक्रेटरी, कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आपने लगाए हैं? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कितने जज हमारे? आज हमने बहुत सारी मांगे रखी हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में कि आप इसको, अध्यक्ष जी इसका संज्ञान लीजिए। आप देखिए क्या स्थिति है। आज तक भी हमारा आरक्षण जो 15% शेड्यूल कास्ट को मिला है, वो भी 4 से 5% ही पूरा हुआ। 8, 8.5, 9% आरक्षण वो आज तक पूरा ही नहीं हुआ। वो पद ही नहीं रिक्त पड़े हुए, भरे नहीं गए, और जहां अवसर मिलता है उसको NFS करके सामान्य जाति के बच्चों को दे देते हैं। हम तो किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन 50% जो आरक्षण आप दे रहे हो उसमें से हमारे लोगों को हिस्सेदारी कब दोगे, सवाल ये। एक और सवाल उठता है कि एक IAS अगर मान लीजिए उसको आरक्षण का लाभ मिलता है, तो क्या उसके बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, या IAS है दूसरे से इस तरह पद को? मैं फिर ये कह रहा हूँ, एक IPS जो राजस्थान थे, उनकी शादी हुई, अब तो IAS हो गए हैं, उन्होंने IPS होते हुए पुलिस से परमिशन ली और पुलिस को इत्तला की कि भाई आइए, मैं अपनी बारात निकालना चाहता हूँ। यानी कि IPS बन के भी आपका जो कास्ट स्टेटस है वो नहीं बदलता है। ये कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, पहली बात ये समझिए। ये कार्यक्रम है सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और रिप्रेजेंटेशन की कमी। जिनका प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर नहीं है, उनको अवसर मिलने चाहिए। ये आरक्षण इस वजह से है, जैसे सोचिए एक मीडिया हाउस में सारे प्रकास्ट के लोग हैं, तो वहाँ वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी की उस समस्या पर चर्चा क्यों करेंगे? जैसे सरकार तानाशाही हो जाती है। हमें डर, जो मैंने अपना डर मैंने जाहिर किया कि राज्य सरकारों को अगर ये पावर आप दोगे तो होगा क्या। जैसे मध्य प्रदेश में मोहम्मद शहजाद के घर पे प्रोटेस्ट करने के बाद मोहम्मद शहजाद के घर पे बिना जो है उसके खिलाफ ऑर्डर पास हुए, बिना उसको न्यायपालिका ने कोई सज़ा नहीं दी है, इन्वेस्टिगेशन भी अभी नहीं हुआ है कब की घटना, और कितने जल्दी उसका इतना जो है बड़ा मकान वो धराशायी कर देगा, उसकी गाड़ियों को तोड़ देगा अवैध बता के। इतने दिन तक जब वो बना तो सरकारें कहाँ सो रही थी, एजेंसियाँ कहाँ सो रही थी? आज सवाल ये है कि जब सरकार अपने निजी हितों को ध्यान में रखते कोई फैसला लेगी,
और वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे या कौन देगा? नहीं चंद्रशेखर, मेरा सवाल वही रह गया था कि एक आईएएस को क्या बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? आईएएस को भी आरक्षण का लाभ मिला है तो उसको बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? बिल्कुल सहमत हूँ। इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर देना। क्यों नहीं दे रहे इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा क्रिमिनल नहीं होगी, कहा है नहीं कहा है। उनके मंत्रियों ने क्या बताया आपसे? आपने मेघवाल जी का बयान सुना होगा, आपने जो है अश्वनी वैष्णव जी का बयान सुना है नहीं सुना है? जी। क्या बयान दिया उन्होंने? क्रिमिनल पे क्या बोले वो लोग? बताइए क्या बोले? क्रिमिनल सरकार लागू नहीं कर लागू नहीं करेंगी, यही तो मांग रहे हैं ना आप भी कि भाई नहीं मिलना चाहिए। तो ये सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? मुझसे पूछने पहले सरकार से पूछे ना। आपकी क्या राय है? मैंने क्या कहा, मेरी राय ये है कि कास्ट स्टेटस नहीं बदलता है, कास्ट स्टेटस नहीं बदलता है। और फिर अगर एक आईएएस के बेटे के रहते भी एनएफएस हो रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल करके वो वैकेंसियाँ खाली छोड़ी जा रही है, तो इसका जवाब भी तो सरकार को देना चाहिए। मुझे आईएएस से प्रेम नहीं है, मैंने जो मांग की है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक अभिनेता तमाम अधिक नेताओं के उनके बच्चे अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तब आएगी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी गरीबों के लिए। मजदूर किसान का बेटा वहीं पढ़े जहाँ आईएएस आईपीएस का पढ़े, 4th क्लास 2nd क्लास कर्मचारी का, मुख्यमंत्री का, मंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का बच्चा पढ़े, राज्यपाल का। ऐसे ही सरकारी अस्पतालों में ही सबका इलाज हो, जहाँ चाहे राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री हो, कोई सेंट्रल के कोई मिनिस्टर हो, स्टेट के मिनिस्टर्स हो, स्टेट के मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, क्लास 1 अधिकारी हो, सेक्रेटरी हो, कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई आदमी हो, क्लास 4 का कर्मचारी जो सरकारी सुविधा, सुरक्षा और किसी तरह का लाभ ले रहा है, उनके बच्चों का उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि हो, लेकिन कर कौन रहा है? सारे स्कूल तो मंत्रियों के हैं, सारे हॉस्पिटल तो मंत्रियों के हैं। ये कहाँ कुछ करने दे रहे हैं? ये नहीं करने देंगे। हम तो बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दर्द तो उन लोगों को हो रहा है जो लोग बार बार ये कहते हैं अब 400 पार भाजपा क्यों चाहिए थी। वो बार बार ये कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, हम संविधान बदल देंगे। कभी कहते हैं हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे। आओ ख़त्म करो आरक्षण। आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो ये देश में जो भूचाल आएगा उसका सामना नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। इस बात को मेरी अच्छी तरह से याद रखें। अगर चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया या कोई षड्यंत्र किया वंचित वर्गों में बंटवारा करने का, तो इस षड्यंत्र का खामियाजा जो है भुगतने के लिए सरकार तैयार है। मेरा सरकार को चैलेंज है, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद नहीं। सरकार इस बात को याद रखे। एक और सवाल उठता है कि क्या जो गरीब और पिछड़े हुए मुसलमान हैं उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए? कई लोग उठाते हैं मांग। मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, गरीब, अब समझो आप ईडब्ल्यूएस दे तो दिया 10%, और कितना चाहिए बताओ ना। गरीब मुसलमानों की जो बात हो रही है, जो पिछड़े हुए मैं फिर लोग। आपसे कह रहा हूँ, अब आप इस बात को समझो। मैं चाहता हूँ मुसलमानों को भी संख्या के आधार पर आरक्षण मिले और ओबीसी जो मुस्लिम है उसको मिलता भी। लेकिन सवाल ये है कि आरक्षण है क्या? आरक्षण देने लेने इस पर चर्चा करने से पहले आरक्षण का जो आधार है उसको समझो तो सही भाई। पहले क्या है वो? उसका आधार ये है, आपने ईडब्ल्यूएस दिया, ईडब्ल्यूएस पूर्ण रूप से संवैधानिक है क्योंकि गरीबी उसका आधार है ही नहीं। भाई जो गरीब है सरकार उसको 1 लाख रुपए महीना दे, कौन ना कर रहा है? सरकार उसके लिए योजना लाए, उसको अमीर बनाए। लेकिन रिप्रेजेंटेशन जिनका कम है, जिनकी हिस्सेदारी कम है, जिनके लोग कम हैं सरकारी नौकरियों में, 2% सरकारी नौकरियां सिर्फ हैं, उनमें अगर उनके लोगों को अवसर नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे? उनकी सुनवाई कैसे होगी? सोचिए, एक मीटिंग होती है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग नहीं, मुस्लिम नहीं हैं, तो उनकी परेशानियों पर चर्चा वो मीटिंग क्यों करेगी? जिन्होंने हमारा दर्द नहीं देखा उनको क्या पता? सुप्रीम कोर्ट के जजों को थोड़ा पता है कि आज भी हम लोग क्या सहते हैं गाँव में। हम पे जो ज़मीनें वो जमींदारों ने छीन ली, हम जो कमाते हैं उसको लूट लिया जाता है। हम अपना थाने में जाते हैं अपने न्याय मांगने के लिए, तो वहीं उल्टा हम पे क्रॉस FIR करके हमें जेल में बंद कर दिया जाता है। हमारे लोगों को पीटा जाता है, हमारे लोगों को पेशाब पिलाया जाता है, हमारे लोगों को सिर्फ पेशाब किया जाता है। हमें मंदिर में घुसने की आज़ादी अभी तक नहीं मिली है। हमें तमाम तरह से जितने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनमें 70% ड्रॉप आउट है। बच्चा जाता है लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि इतना भेदभाव होता है। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया? सरकार के पास जवाब है इसका? गूंगी बहरी अधिकारों को छीनने वाली सरकारें नहीं तय करेंगी देश में क्या होगा। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग जाग गए। और मैं कह रहा हूँ अभी हम DSC के भाइयों से बात करेंगे, जब वर्गीकरण उप वर्गीकरण की बात करें, हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कहीं भी अगर कोई लूप होल हो और कहीं भी उनके अधिकारों के साथ अगर कोई छीना झपटी हो रही तो हमें विश्वास दिला कहता कि उन तक उनके अधिकार पहुँचाने के लिए सबसे आगे हम लोग खड़े होंगे। लेकिन वो जो चाहते हैं कि आपसे हम भाई भाई को लड़ा के राजनीतिक फ़ायदा लेके और ये जो है इस लड़ाई को कमज़ोर कर दें, ये नहीं होने देंगे हम लोग। अच्छा, देश में आरक्षण जो है कई सालों से लागू है, लेकिन एक समाज की एक बड़ा तबका है जिसकी हालत बहुत कुछ नहीं सुधरी है। एक कह सकते हैं कि आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिला है, अभी भी पिछले निचले पायदान में खड़े हैं वो। ठीक, तो फिर ये बताओ, आप तो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं,
98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं, 2% सरकारी नौकरियां हैं। क्या 2% सरकारी नौकरियों से 100% देश के लोगों का भला हो सकता है? बताओ। 2% सरकारी नौकरियां है ना देश में, 98% तो प्राइवेट सेक्टर है। तो इन 2% से कितने लोगों का भला कर सकते हो आप? मैं तभी कह रहा हूँ संख्या के आधार पे 100% रिजर्वेशन देश में कीजिए, तब जाके उन तक लाभ पहुंचेगा। और इतनी सरकारें बदली, भाजपा की सरकार भी 11वां साल लग गया है, उससे पहले भी कई बार मौका मिला अटल जी के नेतृत्व में, वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, उससे पहले कांग्रेस को मौका मिला और पार्टी को मौका क्यों नहीं दिया अब तक आपने? कोई पॉलिसी नहीं है आप पे गरीबों को इज्जत की ज़िंदगी देने की, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कराने की? अगर 75 साल की आज़ादी में नहीं हुआ तो ये पार्टियाँ कर क्या रही थी? जिनकी बात आप कह रहे हैं कि आरक्षण से उनके जीवन बदल जाएंगे आप, जो बहुत निचले जिनके लोग हैं, जो तरक्की नहीं किए, जिनको लाभ नहीं पहुंचा, जैसे ब्राह्मण समाज के लोग जो सबसे निचले तबके पे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? EWS का 10% का लाभ मिला तो है, और पहले से भी उनका रिप्रेजेंटेशन कितना, अभी जातिगत सर्वे तो होने दो, आंखें खुल जाएगी देश की। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ प्रकाश के लोगों की संख्या कम हो और उनको मिलना ज़्यादा कम चाहिए था, और मिलना ज़्यादा चाहिए था और उनको कम मिला हुआ। सब जगह उनको बहुसंख्यक रूप में SC ST में भी कहा जाता है कि बहुत कई तबका है कि जिनको लाभ नहीं क्यों नहीं पहुंचा करते? तो आप लोग चर्चा करो ना कि 98% प्राइवेट सेक्टर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को आरक्षण मिले। क्यों नहीं करना चाहते आप लोग चर्चा? मैंने तो मांग उठाया, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया हूँ मैं। भाई 2% नौकरियों में 2% नौकरियाँ तो भरोगे, 2% ज़्यादा नौकरियाँ भर दोगे, उसमें भी सवर्णों का 70% रिप्रेजेंटेशन है, तो 30% में तो सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे रोटी 10 हैं तो 10 ही लोग खा लेंगे, या अगर टुकड़े टुकड़े करके तो 100 लोग खा लेंगे, लेकिन संख्या तो करोड़ों में है, अरबों में है। तो इस आबादी को दोगे क्या? भाई मैं कह रहा हूँ पूरी 2% सरकार नौकरी आपने फुलफिल कर दी, लेकिन क्या सब लोगों के घर तक पहुँच जाएगी नौकरी? बताओ। 98% प्राइवेट सेक्टर में जब तक आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे SC ST OBC को, तब तक उनके मुंह में, ये ऊँट के मुंह में जीरे जैसा ही तो होगा। और मैं तो कहता हूँ जिनको चिंता है वो जल्दी से कास्ट सेंसस करा के आंकड़े सार्वजनिक करे। क्या हालात है बिहार में? आंकड़े सार्वजनिक हुए थे, देखा था आपने? क्या बता, 10% आबादी है स्वर्णों की, और देखो रिप्रेजेंटेशन कितना है। हमारा हिस्सा जो खा रहा है, अब उससे हमारा हिस्सा कैसे मिल के आए, वापस हमारे लोग तक पहुँचे, इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल कि आपको क्या लगता है कि अभी समाज की बात करें, हाल के सालों में दलित और पिछड़ों की आवाज़ उतनी मुखरता से सुनाई नहीं पड़ रही है, कुछ दब सी जा रही है, क्या आपको लग रहा है, या कैसे देख रहे हैं? मैं जहाँ तक समझता हूँ 2018, 2020 और 2024 3 बार भारत बंद हुआ है, ये दलित पिछड़े वर्ग के लोगों ने किया। क्या तो बहुत बड़ी बड़ी पुरानी 100 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टियां करती थी, या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों ने किया। तो इससे ज़्यादा मुखरता क्या लोगे? जब वो अपने अधिकारों के लिए भारत बंद जैसी स्थिति में भी चले आए हैं और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, इससे ज़्यादा मुखरता क्या लोगे? पार्लियामेंट में आपने मुझे सुना, पार्लियामेंट के बाहर सुना, तमाम तरह से आज हमारा कार्यकर्ता IPS अधिकारी के आँख से आँख मिला के सवाल करता है, इससे ज़्यादा मुखरता क्या लोगे? लेकिन यही तो लोगों को पच नहीं रहा है कि आज हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं, आज हम अपने अधिकारों को मांगने लगे हैं, आज हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। यही तो लोगों को पच नहीं रहा है। बहुत मुखरता है, इससे ज़्यादा मुखरता आएगी तो शायद सुन नहीं पाएंगे लोग। जिनको व्यवस्था ने बहुत लंबे समय तक भौतिक सुविधाओं से, बुनियादी सुविधा दूर रखा, आज वो अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छा खाना खाने लगे, ये देश के बहुत सारे बड़े तबके को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि ये वर्ग फिर से हाशिए पे चले जाएं, और NFS करके हम इनके जो बच्चों को मिलने वाले अधिकार हैं उनको अपने लोगों तक पहुंचा दो और ये हाशिए पे पड़े रहें। ये थे आज़ाद समाज पार्टी के एक राष्ट्रीय। सवाल और रह गया है, इसके बिना ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा। जी बताइए। आप ये बताइए, आपका तो बहुत, मैं लंबे समय से आपको देख रहा हूँ, क्या ये जातिवाद की जो खाई है ऊंच नीच की, या जो गैर बराबरी की खाई है, SC ST OBC के लोगों पे आपने सवाल किया कि उनको नहीं पहुंचा है, तो इसको भरने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए खाई को, क्या किसी स्वर्ण जाति के नेता ने कोई मुहिम चलाई है पिछले 100 साल में? 1950 से आज तक किसी स्वर्ण जाति के नेता ने कोई मुहिम चलाई है? बताइए, चलाई है क्या? आपका इतना बड़ा अनुभव है, अध्ययन है, तो यानी कि हम में खाई है और हम परेशान, इसकी परवाह किसी को नहीं है ना। इसकी परवाह तो हमें ही है ना। इस बार भी तो कौन लड़ा? कांग्रेस भी नहीं लड़ी, समाजवादी पार्टी भी नहीं लड़ी, DMK और तमाम लेफ्ट की पार्टियां भी नहीं लड़ी। कौन लड़ा इस बार सड़कों पे अपने अधिकारों को, आरक्षण को बचाने के लिए? हम थे या बहुजन समाज पार्टी के लोग थे, या इक्का दुक्का कुछ और पार्टी हमारे साथी थे, हनुमान बेनीवाल जी थे, पप्पू यादव जी सड़कों पे उतरे, और कौन आया सड़कों पे?
तो जब हमारी समस्याओं के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई मैदान में निकल के नहीं आ रहा है, कोई इसको ख़त्म करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, हमारी समस्या को समस्या नहीं समझ रहा है, तो फिर मैं अपने साथियों से कहूँगा कि ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का आटा हम ही से निकलेगा। लड़ाई हमारी है, हमें ही लड़नी पड़ेगी, किसी के भरोसे मत रहो। 11 सितंबर को महारैली है, सरकार बहरी सरकार कान खोलने के लिए दिल्ली आओ और सरकार को बताओ कि वो दिन चले गए कि हमारे अधिकारों को आप लोग लूट लोगे और हम लोग चुपचाप बैठ कर तमाशा देखेंगे। 11 सितंबर को दिल्ली से केंद्र की सरकारों से, स्टेट की लाठी मारने वाली सरकारों से हिसाब करेंगे दिल्ली में। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, नगीना से सांसद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो ये कह रहे हैं कि SC/ST की आवाज़ को अब कोई दबा नहीं पाएगा। नई दिल्ली में कैमरामैन राकेश कुमार के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।